ऐसे झोपड़ी नुमा घर में 24 साल का अभय बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी माँ देविका बाहर से आती है, जिसकी आंखें भरी हुई थी। उसे देखकर अभय कहता है, माँ तू आ गई? क्या हुआ माँ, तेरी आंखों में ये आंसू? तू ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं माँ, कुछ तो बात है, तू बता, क्या किसी ने तुझे कुछ कहा? अभय दुनिया की कोई भी परेशानी शांत तरीके से सुलझा सकता था, मगर माँ की आंखों में आए आंसू उसे अंदर तक झकझोर देते थे। उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। इस बार माँ फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं होता। ये समाज सिर्फ पद और पैसे वालों का है। आज धनपत सेठ के बेटे का जन्मदिन था। उसने मुझे खाना पकाने और सफाई के लिए बुलाया था। मैंने मेहमानों के लिए अच्छे पकवान बनाए, सबने तारीफ की। फिर वहाँ के बर्तन धुले, मगर आखिर में चांदी के 4 चमचे गायब थे। किसने चुराए क्या पता, मगर इल्जाम मेरे ऊपर आया। फिर धनपत सेठ ने मेरी सब मेहमानों के सामने बेइज्जती की और धक्के मारकर घर से निकलवा दिया। इतना सुनकर अभय का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। वो गुस्से भरी आवाज में बोला, माँ, आज मैं धनपत सेठ के पैसे की गर्मी उनके मेहमानों के सामने उतार दूंगा। जिस जबान से उसने तुझे भला बुरा कहा है, वो जबान खींच लूंगा। जिस हाथ से उसने तुझे धकेला, वो हाथ तोड़ दूंगा। और जमा माँ अभय को रोकने की कोशिश करती है, मगर अभय हाथ में हंसिया लेकर धनपत की कोठी की तरफ दौड़ पड़ता है। लाल गुस्से भरी आंखें, हाथ में हंसिया लिए अभय धनपत सेठ की कोठी के बाहर उसे ललकार रहा था। अबे बुजदिल की औलाद धनपत सेठ, बाहर निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, मेरी माँ को बेइज्जती करने की? आज तक तूने पैसे की गर्मी देखी होगी, आज मैं तुझे माँ के दूध का उबाल दिखाऊंगा। बाहर आ। धनपत सेठ अपने आदमियों के साथ बाहर आता है। मुझे पता था चोर माँ का गुंडा बेटा जरूर हड़फड़ाने आएगा। जाओ रे, इसकी गर्मी थोड़ी कम कर दो। गुंडे अभय को पीटने लगे, मगर अभय के सिर पर तो जैसे खून सवार था। वो अपने आगे किसी को नहीं टिकने दे रहा था। अपने आदमियों को पिटता देख सेठ ने डरकर पुलिस को फोन मिला दिया। अरे इंस्पेक्टर के बच्चे, कहाँ मर गया तू? मैंने तुझे पहले ही बुलाया था, जल्दी आ, वरना ये पागल पिल्ला आतंक मचा देगा, आतंक। इधर अभय सेठ के गुंडों का कचूमर बना ही रहा था कि तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई। उन्होंने अभय को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अरे मत घबराओ सेठ जी, अब हम आ गए। ऐसे पागल पिल्ले बहुत सुधारे हैं हमने। के भाई, थारी गर्मी तेज लाग रही मन ने। चल थाने चलकर उतारेंगे तेरी गर्मी। अभय गुस्से में बौखलाया हुआ अपना हाथ और पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एक बार छोड़कर दिखा इंस्पेक्टर, पता लग जाएगा तूने पिल्ला पकड़ा है या शेर। थू है तुम जैसे पुलिस वालों पर, जो कि कानून के रखवालों के नाम पर सिर्फ धनपत सेठ के टुकड़ों पर पलने वाले कीड़े हो, कीड़े। इसकी गर्मी ना गई सेठ जी, आप टेंशन ना लो, हम इसे थाने ले जाते हैं और वहीं इसकी गर्मी निकालते हैं। शुभ रात्रि। घायल अभय को हथकड़ी लगाकर समर सिंह जीप में बैठा रहा था। धनपत सेठ सामने खड़ा था और ऊपर बालकनी से धनपत सेठ की इकलौती बेटी दीपिका उसे देख रही थी। अभय ने जब दीपिका की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई। समर सिंह ने अभय को जेल में बांधकर खूब पीटा, जब तक कि अभय अधमरा नहीं हो गया। लगभग आधी रात हो चुकी थी कि तभी अभय की माँ रोती बिलखती थाने में पहुंची। इंस्पेक्टर, दया कीजिए मुझ पर, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। वो अभी बच्चा है, उसे नहीं पता सही गलत का। रे बुढ़िया, अब इसे अंदाजा लग जाएगा सही गलत का। भरपूर खुराक दी है हमने, अब आगे से अपनी हैसियत देख के गर्मी दिखावेगा। हाँ, फिलहाल यो कल ही छूटेगा। अब जा तू रोटी शोटी खा के सो जा, और हमने भी सोने रे। अभय की माँ गिड़गिड़ाती रही, मगर समर सिंह जैसे सुन ही ना रहा हो। फिर अभय ने अपनी माँ से कराहते हुए कहा, तू चिंता मत कर माँ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ और कल सुबह छूट जाऊंगा। तू घर जा माँ, मैं कल आता हूँ। अब जा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर माँ का कलेजा फटा जा रहा था। वो काफी देर तक सलाखों के पास बैठकर रोती रही।
फिर हवलदार ने उसे थाने से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह समर सिंह ने बैरक के दरवाजे पर डंडा पीटते हुए अभय को जगाकर कहा, रे उठ जा हीरो, तेरी बेल हो गई। मैडम जी खुद आई है तेरी बेल कराने। अभय ने बाहर देखा तो दीपिका आई हुई थी, जिसने उसकी बेल कराई थी। अभय को छोड़ दिया गया। फिर दीपिका उसे सहारा देते हुए बाहर लाई। दीपिका अभय को देखते हुए बोली, उफ, तुम्हें तो काफी चोटें आई हैं अभय, क्या हम अस्पताल चले? ये चोटें कोई मायने नहीं रखती दीपू। चोट तो वो है जो तुम्हारे बाप ने मेरे और मेरी माँ के सम्मान पर लगाई है। यार माना मेरे डैड ने गलत किया है, पर तुम्हारी माँ को भी तो सोचना चाहिए था ना कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा करना ठीक नहीं। छोटी सी बात? तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है दीपू? क्या हम जैसे गरीबों का सम्मान कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे पिता की रईसी के आगे? देखो अभय, मेरे डैड इस जिले में काफी रसूखदारों में गिने जाते हैं। उनकी हैसियत बहुत ऊंची है। अगर उन्होंने गलती से तुम्हारी माँ को कुछ बोल भी दिया तो उन्हें बड़ा समझकर तुम्हारी माँ को भूल जाना चाहिए था ना। उन्होंने तो। बस दीपिका, मैं समझ चुका हूँ। तुम्हारी आंखों पर भी बेशुमार खोखली दौलत का पर्दा पड़ चुका है। मुझे अपने आप पर अब शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार किया था। उसकी इस बात पर दीपिका आश्चर्य से हंसकर बोलती है, क्या कहा? प्यार? वो कॉलेज के दिनों के हंसी मजाक को तुम प्यार समझ बैठे थे? हद है। क्या तुम्हें मेरी और तुम्हारी हैसियत का अंदाजा नहीं समझ आता? अरे ये कोई फिल्म नहीं, असली जिंदगी है अबे। और ये जिंदगी झूठे खोखले प्यार से नहीं, पैसे और पद से चलती है। खैर, तुम्हें छुड़ाकर मैंने एक अच्छी दोस्ती का फर्ज निभाया है। बाकी अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बाय। इतना बोलकर दीपिका अपनी लंबी और महंगी कार में बैठकर वहाँ से निकल गई। इधर अभय की आंखें भर आई। उसे कॉलेज के दिन याद आने लगे। क्या ये मेरी वही दीपू थी जो कॉलेज के दिनों में मेरे ऊपर जान छिड़कती थी? उफ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कॉलेज से निकलने के बाद मुझे ये सब दिन भी देखने पड़ेंगे। खैर, वो सच ही तो कह रही थी। मेरे पास ऐसा है ही क्या जो वो मुझसे प्यार करेगी? धिक्कार है मेरी जवानी पर। मेरे रहते हुए मेरी बूढ़ी माँ गांव के घरों में झाड़ू बर्तन करती है और मैं चैन से सोता हूँ। छी! आज अभय को खुद से ही नफरत हो रही थी। उसी रात माँ अभय के जख्मों पर मरहम लगा रही थी और अभय गहरी सोच में डूबा था। फिर उसने माँ से पूछा, माँ, लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या पैसे कमाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है जिससे कोई भी पैसे वाला बन जाए और समाज में सम्मान पा सके? बेटा, पैसे कमाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, सही भी और गलत भी, मगर सम्मान के साथ पैसा कमाना ही सही जरिया होता है। पैसा और पद कमाने का हमारे देश में सभी को समान अधिकार है। हाँ, किसी को मेहनत कम तो किसी को ज्यादा करनी पड़ती है। कैसे माँ? बेटा, मैं एक शेरनी को जानती हूँ जिसका दूध जो कोई भी पीता है वो दहाड़ता है। वो शेरनी कौन है माँ? वो शेरनी ज्ञान है बेटा। जिसने भी ज्ञान का रास्ता पकड़ लिया, निश्चित ही ज्ञान उसे एक महान और ताकतवर इंसान बना देता है। तो क्या मैं भी ज्ञान का रास्ता पकड़कर एक ताकतवर इंसान बन सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, यहाँ हर मेहनती इंसान के लिए बराबर का मौका है। अगर मौका नहीं है तो सिर्फ बहाने बनाने वालों के लिए। माँ की बातों को सुनकर अभय उठकर बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, तो फिर ठीक है माँ, आज से मैं ज्ञान का रास्ता अपनाऊंगा और अन्याय के खिलाफ एक ताकतवर इंसान बनूंगा। हाँ बेटा, हिम्मत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। खैर, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे क्योंकि सेठ धनपत हमें सुकून से जीने नहीं देगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम शहर चलकर रहेंगे। कुछ ही दिनों में अपना पुराना धुराना कुछ सामान लेकर अभय और उसकी माँ ने गांव छोड़ दिया। अभय अपनी माँ के साथ शहर पहुँच चुका था, जहाँ उन्हें उनके परिचित के मुंशी जी मिल गए थे। अच्छा किया देविका बहन जो तू शहर चली आई। अरे भाई साहब के गुजर जाने के बाद ही मैंने तुम्हें शहर आने को कहा था। खैर, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आओ आओ मेरे साथ। मुंशी जी दोनों को एक छोटे पुराने घर में ले जाते हैं। बहन, इसमें पहले कपड़े प्रेस करने वाला रहता था जो छोड़कर चला गया। उसके सारे सामान भी यहाँ है। अब तुम चाहो तो यहाँ अपना प्रेस करने का कारोबार कर सकती हो। अभय और उसकी माँ ने देखा घर छोटा था पर अच्छा था। वहाँ एक पुराना प्रेस और कुछ गृहस्थी के सामान थे, जिसे देखकर दीपिका ने मुंशी जी से कहा, समझ नहीं आता मुंशी जी, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने हमारे लिए बहुत कर दिया। अब मैं अपना गुजारा और अपने बेटे की पढ़ाई दोनों संभाल लूंगी।
अरे कोई बात नहीं बहना, आप आराम से रहो। खैर मैं चलता हूँ, धंधा छोड़ कर आया हूँ ना, सुबह मिलते हैं। मुंशी जी चले गए। इधर अभय और उसकी माँ ने उस छोटे से घरौंदे में अपना संसार बसा लिया। दिन बीतने लगे। देविका इलाके के कपड़े लाती, धोती और उन्हें इस्त्री करती। इधर अभय भी अखबार बांटने के काम में लग गया। वो सुबह अखबार बांटता और बाकी के वक्त में खूब मेहनत से पढ़ता। एक रोज अभय कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी माँ ने एक वर्दी देते हुए अभय से कहा, बेटा ये एसएसपी साहब की वर्दी है, इसे ध्यान से लेकर जा और उनके घर में देकर आ जा। उस वर्दी को देखकर अभय की आंखें चमक उठी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे भी ये वर्दी पहननी है, इसके लिए क्या करना होता है? बेटा इतना तो नहीं पता, खैर तू वर्दी लेकर जा। साहब दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं, उनसे पूछना कि ये वर्दी उन्हें कैसे मिली, तो वो बताएंगे। अभय वर्दी लेकर एसएसपी साहब के बंगले पर पहुंचा और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात एसएसपी साहब से हो गई। वर्दी देने के बाद अभय ने कहा, जय हिंद सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। अब ये वर्दी आपको कैसे मिली? इसे मैंने मेहनत से पाया है। क्या तुम्हें ये वर्दी पसंद आई? बहुत। तो ठीक है, मन लगाकर पढ़ो, यूपीएससी का एग्जाम पास करो, फिर प्रमोशन के बाद ये वर्दी, बंगला, गाड़ी सब कुछ मिलेगा। एसएसपी साहब की बातों में एक अलग नशा था। वहाँ से आने के बाद अभय अब सिर्फ एक लड़का नहीं रह गया था, बल्कि वो एक सपना लिए एसएसपी बनने की राह चुन चुका था। वक्त गुजरा, अभय ने बहुत संघर्ष झेला, गोलियां खाई, अपमान सहा, हजारों बार फेल हुआ। कभी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ तो कभी एग्जाम में फेल हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और लगा रहा। वक्त का पहिया घूमा, सालों गुजरे। अब इधर गांव का माहौल भी पूरी तरह से बदल चुका था। गांव के थाने में कोई मामला फंसा हुआ था। देखो सेठ जी, आपका जमाना जा चुका है, सारा कारोबार और पैसा डूब चुका है, और जो भी कुछ बचा था शायद बीमारी में लग चुका होगा। मगर आपने जो 15 लाख का कर्जा गुलाब चंद से लिया था, उसे लौटाना तो पड़ेगा। देखो समर सिंह, मैंने गुलाब चंद का ब्याज समय से भरा है, ये कुछ 2 महीने छोड़कर, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे घर में अपने गुंडे भेजकर मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डलवाए। मत भूलो इंस्पेक्टर, कभी इस गांव में मेरा रुतबा था रुतबा। खूब जानता हूँ, जैसे पैसे खाकर तुम मेरे इशारों पर नाचते थे, आज उस हरामखोर गुलाब चंद के इशारों पर नाच रहे हो। ये कानूनन सही नहीं है, ये गुंडागर्दी है। तेरा वक्त खत्म हो गया बुड्ढे, अब तो बस तमाशा देखेगा। हाँ, ले जाओ ना इसकी बेटी उठाकर, और जब तक ये कोठी बेचकर पैसे ना दे छोड़ियो मत। बाकी गुलाब चंद सेठ से मेरा सलाम कहियो। गुंडों ने दीपिका को पकड़ लिया। बेबस धनपत सेठ गिड़गिड़ाने लगा। तभी पुलिस की 2 रॉयल गाड़ियां थाने के सामने रुकी, जिसमें से पहले तो कुछ हवलदार, फिर इंस्पेक्टर और अंत में जिले के एसएसपी उतरकर थाने में दाखिल हुए। एसएसपी ने एक तेज किक से उस गुंडे को हवा में उछाल दिया, जिसने दीपिका का हाथ पकड़ा था। आइंदा इस जिले में किसी भी लड़की का हाथ पकड़ने या बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोचना। दीपिका, धनपत सेठ और समर सिंह उस चेहरे को देखते ही पहचान गए थे। अभय, तुम? बेटा अभय, आप लोग ज्यादा भावुक होने का नाटक मत करो। मैं इस जिले का नया एसएसपी हूँ, किसी का यार या फिर बेटा नहीं। इंस्पेक्टर। यस सर। इन गुंडों को गिरफ्तार करो और ये थाना तत्काल प्रभाव से सील करके पूरे स्टाफ को निलंबित करो। यहाँ का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मैंने पढ़ा, लगातार घुसखोरी, अराजकता और काले धंधों में सहयोग होता रहा है यहाँ। मुझे मेरा जिला पूरी तरह से अपराध मुक्त चाहिए, समझे? समझ गया सर। निलंबन की बात सुनकर समर सिंह एसएसपी अभय के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मने माफ कर दो सर, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा बिल्कुल ना होगा जी। मगर एसएसपी अभय ने अपना फैसला दे दिया था, जिसके बाद वो बाहर निकले, जहां व्हीलचेयर पर बैठे धनपत सेठ हाथ जोड़े रो रहे थे और दीपिका सिर झुकाए आंसू बहा रही थी। उन दोनों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। धनपत सेठ, बाप की कमाई की उम्र पूरी होने के बाद कुछ ऐसे ही नुकसान उठाने पड़ते हैं, जैसा अभी आप उठा रहे हैं। आपने जो सालों पहले मेरे साथ किया, उसके लिए मैं आपको माफ तो नहीं कर सकता, पर यह आश्वासन जरूर दे सकता हूँ कि अब आपकी बेटी और आपको कोई
जबरन परेशान नहीं कर सकता। खैर, चलता हूँ। एसएसपी अभय गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला होता है कि तभी दीपिका रोते हुए उसके पास आती है। मुझे पता है एसएसपी साहब, आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ उस दिन के लिए जब मैंने आपका दिल दुखाया। उसके बाद मैं बहुत पछताई, पर आप जा चुके थे। उफ, ये तुम्हारा नरम लहजा दीपू, पत्थर भी पिघला दे। खैर, गलती तुम्हारी नहीं थी उस रोज, गलती मेरे वक्त की थी जो मेरे साथ नहीं था। अब उस किस्से को मेरी तरह भूल जाओ दीपू। हवलदार, बंगले पर चलो, रात बहुत हो गई है, माँ इंतजार कर रही होगी। धूल उड़ाती गाड़ी चली गई, जिसे दीपिका और धनपत सेठ देख रहे थे। कहते हैं शहर के नए एसएसपी साहब के बंगले पर दीपिका एसएसपी साहब की माता की सेवा करने जाती थी, जिसे उनकी माताजी खुद बुलाती थी। अब जिन्हें वो बुलाएं, उन्हें भला एसएसपी साहब कैसे मना कर सकते थे? शायद माफी मांगने का और पश्चाताप कर